नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये साहित्य के क्वेश्चन देखेंगे। साहित्य के क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी हिंदी की आदि जननी किसको कहा जाता है? तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ये यूपी ट्रिपल एससी और बीपीएससी टीचर और एसएससी के लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ तक हिंदी पूछा जाता है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। आगे कह रहा है कि हिंदी की आदि जननी संस्कृत है और संस्कृत पाली पर प्राकृतिक भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंची है। अपभ्रंश अवध से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो इसमें से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इस संयुक्त काल इसका हो जाएगा। संयुक्त काल ये हिंदी साहित्य का काल विभाजन का काल नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आधुनिक काल को भी बांटा गया है, भक्ति काल को भी बांटा गया है, रीति काल को भी बांटा गया है, पर ये संयुक्त काल को नहीं बांटा गया है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। कह रहा है कि सर सर चार्ल्स गिलिसन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का प्रयास किया। उन्होंने 10 वर्गों में बांटा। हिंदी साहित्य के काल विभाजन में विद्वानों में मतभेद है कि सर्वमान्य रूप से इसे इस रूप में विभाजित किया जा सकता है: आदिकाल, वीरगाथा काल, पूर्व मध्य काल, भक्ति काल, उत्तर काल, रीति काल, आधुनिक काल। आधुनिक काल को गत काल और संयुक्त काल नाम से कोई विभाजन नहीं किया गया है। उसके बाद से कह रहा है कि सूरदास के गुरु का क्या नाम है? तो हमें सूरदास के गुरु का नाम जानना है कि सूरदास के गुरु का क्या नाम है। तो एक ट्रिक है, एक ट्रिक यह है ना, एक ट्रिक हम लोग का यह है, क्या है ये ट्रिक? सब कर तन, सब सब कर तन, सब कर तन, ये ट्रिक है। तो ये सूरदास के पूछेगा ना, तो ये बक से वल्लभाचार्य हो जाएंगे वो गुरु, और क से कबीर दास के गुरु रामानंद हो जाएंगे, और त से तुलसीदास के गुरु नरहरि दास हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे? सूरदास के गुरु कौन हो जाएंगे? तो ये वल्लभाचार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी और इनकी प्रमुख रचनाएं पूर्व मीमांसा भाष्य, गायत्री भाष्य, पालवंबन, पुरुषोत्तम महाशास्त्र आदि हैं। उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे, वही कह रहा है निम्नलिखित में किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। उसके बाद से आगे देखेंगे हम लोग। यही कह रहा है कि 1971 में नामवर सिंह को साहित्य आलोचना कृति कविता के लिए नई प्रतिमाओं के लिए हिंदी साहित्य का साहित्य अकादमी पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो ये संविधान के 8वीं अनुसूची से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके पास हम आगे देखेंगे। ये कह रहा है, ये 22 भाषाओं में दिया जाता है। 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्ण सोहती को 2017 में दिया गया। ये कह रहा मधुबाला के लेखक कौन है? तो यहाँ पर मधुबाला के लेखक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन है मधुबाला। मधुशाला, नीट का निर्माण, ये सब उन्हीं का है। तो मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, 10 द्वार के सोपान और क्या भूलूं क्या याद करूँ, ये उन्हीं का रचना है। जूही की कली किसकी रचना है? तो जूही की कली ये किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये रचना है। जूही की कली ये निराला की क्या है? रचना है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। ये सभी व्याख्या को हम लोग देख लेंगे।
कह रहा है कि सूरज का सातवां घोड़ा की रचना की मान किस रचना की विधा है। सूरज का सातवां घोड़ा तो किस विधा से संबंधित है सूरज का सातवां घोड़ा, तो ये उपन्यास विधा से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। उसके बाद से आगे चल रहा है सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारतीय का उपन्यास 1952 में लिखा गया। धर्मवीर भारतीय अन्य उपन्यास गुनाहों के देवता 1949 तथा 1100 पानों का देश 1960 में लिखा। तो इन्होंने जो धर्मवीर यहाँ पर है ना धर्मवीर, तो ये सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास है जो 1952 में लिखा गया। धर्मवीर भारती का अन्य रचनाओं गुनाहों के देवता 1949 में लिखा गया। और उसके बाद से 11 सपनों का देश 1960 में लिखा गया। देखो उसे रीतिकाल का अन्य नाम क्या है। तो रीतिकाल का अन्य नाम क्या है हमें ये बताना। बताइए रीतिकाल का अन्य नाम क्या है। तो रीतिकाल का अन्य नाम क्या है। रीतिकाल का अन्य नाम ये श्रृंगार काल है। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। रीतिकाल का अन्य नाम श्रृंगार काल। उसके बाद से कह रहा है कि आचार्य विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा, किंतु अधिकांश विद्वान आज भी इस काल को रीतिकाल ही अधिक उपयुक्त मानते हैं। रीतिकाल में रीतिबद्ध और रीति मुक्त विभाजन अब अलग अलग हो गया है, क्योंकि नागरी प्रचारी सभा काशी द्वारा हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास के 17 भागों में विभाजित करने की योजना बनाई और इनमें से अब अधिकांश छप गए हैं। और इन 17 भागों की योजनाओं में रीति के लिए 2 भाग रखे गए हैं और 6वां भाग श्रृंगार काल रीतिबद्ध और 7वां भाग श्रृंगार काल रीति मुक्त के लिए रखा गया है। उसके बाद से हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। कह रहे हैं कि लाला श्रीनिवास दास कृति उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। ये लाला श्रीनिवास दास कृति उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। इसका कह रहा है कि इसका प्रकाशन 1842 ईस्वी में हुआ था। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी गबन मुंशी प्रेमचंद्र का तथा तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। कह रहे हैं कि जो आनंद मठ है ना, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी और जो कवन है ये मुंशी प्रेमचंद्र और तितली जयशंकर प्रसाद द्वारा का ये उपन्यास है। उसके बाद से कह रहा है कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुआ था। बताइए नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुआ। तो ये भारतेंद्र युग में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुआ। उसके बाद से कह रहा है कि हिंदी जाति का भाषाई संगठन मजबूत रखने के लिए 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। चूँकि भारतेंद्र युग 1850-1900 तक माना जाता है, अतः नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना भारतेंद्र युग में हुई थी। द्विवेदी युग कब से कब चलता है। तो द्विवेदी युग 1900 से 1918 तक माना जाता है। यह हमें याद रखना है। भारतेंद्र युग 1850 से 1900 तक माना जाता है। और का महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल संबंधित है। तो महावीर प्रसाद यहाँ पर देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल संबंधित है। तो ये हो जाएगा 1864 से 1938 तक हिंदी महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल संबंधित है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी में रायबरेली के दौलतपुर ग्राम में हुआ। मृत्यु 1938 में रायबरेली में हुई थी। हिंदी गद्य में एक रूपता लाने में महावीर प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने लेखकों का ध्यान हिंदी का प्रसार तथा परिमार्जन करते हुए इसके अभाव को दूर करने की ओर आकृष्ट किया।
और सुधार पर बल दिए जाने के कारण द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। मर्यादा व टुडे के संपादक कौन है वो हमें बताना है। तो मर्यादा एवं टुडे के संपादक कौन है बताइए। तो मर्यादा एवं टुडे के संपादक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, ये मर्यादा और टुडे के संपादक हैं। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। आगे कह रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है पर ये सकेत है। सकेत ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कम दिखाई देने का, ये द्विवेदी लिखा है ना, थोड़ा ये भी इसमें दिखाई कम दे रहा है। आगे चलेंगे हम लोग। यहाँ से दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था। तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय और राजा राम मोहन राय। तो बताइए किसने ठहराया था। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने ठहराया था। तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे, थोड़ा इसको छोटा करेंगे क्या। कह रहा है कि देश में राष्ट्रीय भाषा के प्रति जागृत सर्वप्रथम बंगाल और महाराष्ट्र में हुई। सबसे पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने की बात कही थी। फिर 1857 में केशव चंद्र सेन अपने समाचार पत्र में लिखा, हिंदी ही अखिल भारत की जातीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा बनने के योग्य है। यह स्पष्ट है कि विकल्प ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद से कह रहा है कि भारतेंद्र युग का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में अनुदित है। तो बताइए भारतेंद्र युग कौन सा नाटक है। तो ऑप्शन नंबर ये जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है। तो ये जो विद्या सुंदर है, ये उनकी नाटक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहे हैं कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र का विद्या सुंदर नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है। चंद्रावली उनका अन्य नाटक और काव्य वचन सुधा उनकी पत्रिका है। कह रहा है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने किस भाषा को महाकवि राय की उपाधि दी। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की उपाधि दी। तो ये सुंदर को, उन्होंने सुंदर को क्या किए थे, ये सुंदर को महाकवि राय की उपाधि दिए थे। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद से इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। कह रहा है कि सुंदर ग्वालियर के ब्राह्मण थे और शाहजहां के दरबार में कविता सुनाया करते थे। इन्हें शाहजहां ने पहले कवि राय की और फिर बाद में महाकवि राय की पदवी दी। उन्होंने सनवत 1688 में सुंदर श्रृंगार नामक नायिका भेद का एक ग्रंथ लिखा। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी हम लोग ये देखने को प्रयास कर रहे हैं। जो निर्मला है, निर्मला क्या है, तो निर्मला ये उपन्यास है। तो ये निर्मला क्या है, उपन्यास है। और चिता के फूल ये निबंध है। और वरदान कहानी है। और भारत दुर्दशा नाटक है। तो हम लोग क्या करते हैं, भारत दुर्दशा, तो ये नाटक है, क्या हो जाएगा, वरदान कहानी में हम लोग को सुनने मिलता है कि ऐसा वरदान भगवानों द्वारा दिया जाता है। उसके बाद से ये चिता के फूल, तो चिता के फूल को फूलनी से डिलीट करेंगे, फूलनी में नहीं आ रहा है तो ये निबंध हो जाएगा। और निर्मला क्या हो जाएगा, निर्मला ये उपन्यास हो जाएगा। उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। कह रहा है किस बोली में ने उपसर्ग का वो लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर खड़ी बोली में ने उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से साहित्य जगत की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। तो ये संचित प्रतिबिंब क्या है, ये देख लेंगे। थोड़ा इधर कम दिखाई दे रहा है तो हम आगे बढ़ रहे हैं।
कह रहा है कि 20वें का स्थायी भाव क्या हो जाएगा। यहाँ पर अब रस शुरू करेंगे। 20वें का स्थायी भाव क्या होता है, तो 20वें का स्थायी भाव क्या होता है, तो ये अद्भुत होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। 20वें का स्थायी अद्भुत होता है। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है कि हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, और डगमग डगमग तीक्ष डोले, भगवान को पीत होकर बोले, जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। तो ऐसा ही है। कर रुंद रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, तो रुंद रस का स्थायी भाव किससे संबंधित हो जाएगा, ये क्रोध से संबंधित। रोध रस का स्थायी भाव किससे संबंधित हो जाएगा, तो रोध रस का स्थायी भाव ये क्रोध से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, क्रोध। उसके बाद से कह रहा है ना कि रोध रस का स्थायी भाव क्रोध है, 20वें अद्भुत रस का उत्साह, वीर रस का, और भय भयानक रस का स्थायी भाव है। उसके बाद से हम लोग कह रहे हैं कि छंद को देखने का प्रयास करेंगे। छंद से संबंधित गणों की सही संख्या। छंद कितने हैं, छंदों की संख्या 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो छंद 8 प्रकार के होते हैं। यता मा राज्य भाना से हम लोग देख लेंगे। तो छंदों की संख्या 8 होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी पर करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। छंद से संबंधित गणों की संख्या 8 है और 3 वर्णों में मिलकर एक गण बनाता है। तीन वर्णों को मिलकर एक क्या बनता है, तो एक गण बनता है। और ये गणों की, छंदों में गणों की संख्या 8 है। उस प्रकार छंद पढ़ते समय आने वाले विराम, कह रहा है कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम चिन्हों को क्या कहते हैं, तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम चिन्हों को क्या कहते हैं बताइए। तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम चिन्हों को यति कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम चिन्हों को यति। और उसके बाद से हम लोग आगे छंद पढ़ते समय आने वाले विराम चिन्हों को यति कहते हैं। छंद शास्त्र में यति का अर्थ विराम या विश्राम होता है। सामान्यतः प्रत्येक छंद के 4 चरण या पाद होते हैं और प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। कभी कभी एक एक पाद में यति भी होती है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है। कौन सा छंद का प्रकार नहीं है, तो ये दोहा छंद का प्रकार है, चौपाई भी है और सोठा भी है, पर दृष्टांत ये अलंकार है, ये छंद नहीं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि जिस छंद के 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग चौपाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। दोहा में 13 और 11 की मात्रा होता है और दोहा और सोठा में 11-13 का मात्रा होता है और इसमें 24 मात्राएं कुल टोटल होता है रोला में। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। कह रहे हैं कि ये छंद में 4 चरण, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होते हैं तो उसको चौपाई कहते हैं। यहाँ पर छंद को हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि जिस छंद में 16 मात्राएं होती हैं और जिस छंद में 16 मात्राएं, 16 हम कर रहे हैं 26 सॉरी, जिस छंद में 26 मात्राएं होती है और 14 और 12 पर यति होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको गीतिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग गीतिका कहते हैं। जिस छंद में 16 मात्राएं हो और 14-12 पर यति हो उसको गीतिका छंद कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका
सी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद से हम लोग आगे 16 मात्राओं से जो छंद्र बनता है उसे गीतिका छंद्र कहा जाता है। उसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे और कह रहा है कि निम्न पंक्ति में छंद्र है, इस पंक्ति में कौन सा छंद्र है तो हमें ये बताना है। जानी गौरी अनुकूल, तो कह रहा है कि जानी, तो इसमें क्या हो जाएगी, इसमें 3 मात्रा हो जाएगा, 3 इसमें 4 5 6 7 8 9 10 11, तो पहले 11 आ रहा है, तो पहले 11 आएगा तो कौन सा हो जाएगा, तो पहले 11 आएगा तो दोहा सोठा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। तो ये क्या हो जाएगा, 11 पहले आ रहा है, 11 13 आएगा ना, तो ये सोठा हो जाएगा। तो इसमें 11 आ रहा है, इसमें कुल टोटल मात्राओं की संख्या 11 आ रहा है और इसमें 13 आ रहा है, तो 11 13 पय्यती होती है, तो ये सोठा होता है। और उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे, कह रहा है कि ये देखिए उस पर गिन लीजिए 2, यहाँ पर हम लोग गिन रहे हैं, गिनिए 2 2 3 5, ये 3 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 हो जाएगा। उसके बाद से आगे हम लोग इसी तरह देखेंगे और कह रहा है कि जिस छंद का प्रथम और अंतिम छंद समान होते हैं, माने कि जिस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द समान होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कुंडलिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पर जाने का कष्ट करेंगे, उसको कुंडलिया कहते हैं। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे वही जिस छंद का प्रथम, यहाँ पर देखिए दौलत यहाँ पर प्रथम वर्ड में आया है, यहाँ पर देखिए ध्यान से दौलत ये प्रथम वर्ड में आया है और यहाँ पर दौलत अंतिम वर्ड में ले आया है, तो इसी को कुंडलिया हमको लोग कहते हैं। उसके बाद से ये सब अलंकार के क्वेश्चन देखेंगे। अलंकार वाले क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कह रहा है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है थल थल में, तो यहाँ पर च च की आवृत्ति हो रहा है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो अलंकार ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पर जाने का कष्ट करेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें गए, तो वही कह रहा है कि मनुष्य, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो ये अनुप्रास अलंकार है, ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि जेते तुम तारे तेते न मैं तारे हैं, इस पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही अलंकार का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर इसका यमक अलंकार हो जाएगा। जेते तुम तारे, तो यहाँ पर जेते तुम तारे तेते न मैं तारे, यहाँ पर एक वर्ड 2 बार आया है, तो एक वर्ड यहाँ पर क्या है, एक वर्ड 2 बार आया है तारे तारे, और इनका अर्थ एक वर्ड जब एक से अधिक बार आए और उनका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौ गुनी मद का अधिकार, ये हो जाएगा। कहो कभी बेनी बेनी, ये भी हो जाएगा। और ये और बहुत सारे उदाहरण हैं इनका, तो यमक अलंकार पर जाने का कष्ट करेंगे। उसके बाद से कह रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे हम लोग, इधर थोड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर, तो कह रहा है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में प्रयुक्त अलंकार कौन सा हो जाएगा, तो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो यहाँ बेर बेर का एक ही शब्द 2 बार आया है। देखिए यहाँ पर एक शब्द क्या हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सॉरी, यहाँ पर देखिए एक शब्द यहाँ पर ये बैर 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 है ना, एक शब्द एक से अधिक बार आया है, पर इनका अर्थ, एक शब्द जब एक से अधिक बार आया और उनका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। क्योंकि यहाँ पर एक 3 बेर खाती है, ये एक दो संख्या को बार प्रदर्शित कर रहा है और एक बार को प्रदर्शित कर रहा है कि वह 3 बार खाती है, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे, काली घटा का घमंड घटा, ये भी यमक अलंकार का उदाहरण है। जबरदस्त ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, तो यहाँ पर घटा घटा शब्द 2 बार आया है, एक से अधिक बार आया है और इनका अर्थ अलग अलग होगा। वो घटा का अर्थ होता है बादल, एक घटा का अर्थ होता है कम होना, इसीलिए हम लोग यमक अलंकार पर चलने का कष्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर इसका
ये हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। सरंग ले सरंग चली गई, सरंग की ओठ सरंग छीनो पाई की, सरंग गई गई चोट। तो कह रहा है कि सरंग ले सरंग चली गई, सरंग की ओठ सरंग छीनो पाई के, में कौन सा अलंकार। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर सरंग सरंग 2 बार आया है और यहाँ पर यमक अलंकार होने होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सरंग ले। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि। यहाँ पर चरण की तुलना, यहाँ पर चरण की तुलना हम लोग कमल से कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चरण कमल बंदो हरि राई। यहाँ पर हम लोग चरण की तुलना कमल से कर रहे हैं, चरण कमल बंदो हरि राई। तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। तो रूपक अलंकार ऑप्शन नंबर सी जो कह रहा है जहाँ उपमेय उपमान का आरोप करते हुए दोनों में अभेद बताया जाए, चरण कमल बंदो हो दोनों में भेद बताया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उपमा की तरह रूपक में उपमेय तथा अपमान दोनों अलग अलग होते हैं, परंतु कवि दोनों को अलग अलग कहकर भी अभेद और या एकता बताता है। तो चरण कमल बंदो हरि, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, चरण कमल बंदो हरि राई अपमान का आरोप करते हुए दोनों में अभेद बताया जाता है। तो उसके बाद से कह रहा है कि अंबर पनघट में डूबो रही तारा घाटा उषा नगरी। तो अंबर पनघट में डूबो रही तारा घाटा उषा नगरी, ये किस समय से संबंधित है। तो अंबर पनघट में डूबो रही, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घाटा उषा नगरी, ये रूपक अलंकार से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई पर जाने का कष्ट करेंगे। ये अंबर पनघट में डूबो रही तारा घाटा उषा नगरी, तो ये रूपक अलंकार हो जाएगा। और कह रहा है कि पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। तो यहाँ पर पापी मनुष्य भी आज मुँह से राम नाम निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये दृष्टांत उदाहरण दिया जा रहा है कि यहाँ पर पापी मनुष्य भी आज मुख से क्या कर रहे हैं, राम नाम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार होने होगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी पर कष्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, सी। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। आगे कह रहे हैं कि इस पंक्ति में दृष्टांत अलंकार है जहाँ दो कथनों की में बिंब प्रतिबिंब का अभाव हो, अर्थात पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती, तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। तो हम लोग दृष्टांत अलंकार को देख लिए, उसके बाद से आगे अलंकार कुछ है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि खिली हुई हवा आई फिरी सी आई और चली गई। तो खिली हुई हवा आई और फिरी सी आई और चली गई में सी क्या हो जाएगा, तो ये उपमा अलंकार हो जाएगा। तो खिली हुई हवा आई और फिरकी सी आई और चली गई, यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि दिवा अवसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे, यहाँ पर सी आ रहा है तो उपमा अलंकार होने जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी आ रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी आ रहा है तो ये उपमा अलंकार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है ओहो सॉरी एक मिनट आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर कह रहा है कि ये सी नहीं गलत है। दिवा कह रहा है कि दिवा अवसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी ये परी धीरे धीरे, तो ये संध्या सुंदरी परी धीरे धीरे, तो ये मानो जैसा कि वर्ण किया जा रहा है तो यहाँ मानवीकरण अलंकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर। उसके बाद से कि जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए
तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो अर्थालंकार होता है। जहाँ सामान्य तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्थालंकार। ऑप्शन नंबर सी पर जाने का कष्ट करेंगे। उसके बाद से हम लोग क्या कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से और विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ अर्थालंकार होता है। उदाहरण, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकल कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होने का कष्ट करेंगे। कह रहा है कुशाग्र गुण की विशेषता बताता है, अतः यह गुण वाचक विशेषता है जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तुओं के दोष, गुण, रंग, आकार, स्वभाव या स्थिति आदि का बोध कराता है, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। उसके बाद से हम कह रहे हैं कि निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पानी बीच मीन प्यासी, मुहि सुनी सुनी आवे हंसी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि पानी बीच मीन प्यासी, माने कि पानी जो पानी में है वही प्यासा है, तो इसके लिए थोड़ा दुखद बात होती है। तो यहाँ पर विशेष उक्ति का अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होने का कष्ट करें, ऑप्शन नंबर ये सी होगा। उसके बाद से हम लोग आगे कहेंगे विशेष उक्ति अलंकार, जहाँ कार्य करते हुए भी कार्य नहीं होता है वहाँ विशेष उक्ति अलंकार। दीप सा मन जल चुका, इस पंक्ति में वाचक शब्द है। कह रहा है कि दीप सा मन जल चुका, इस पंक्ति में वाचक शब्द है, तो कौन सा सा हो जाएगा। यहाँ पर वाचक शब्द क्या हो जाएगा, वाचक शब्द सा हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे कह रहे हैं, ये क्वेश्चन आगे तो नहीं है, क्या है यहाँ पर कह रहे हैं इन पंक्तियों में कायर का अर्थ क्या होगा, कायर का अर्थ समझौतावादी होगा। कायर का अर्थ समझौतावादी। पाहन शब्द का परवाची होगा, तो ये पत्थर होगा। पाहन शब्द का परवाची ये क्या हो जाएगा, पत्थर होगा। उसके बाद से कह रहा है कि कुछ भी बन बस कायर मत बन, ये किससे संबंधित हो जाएगा, कुछ भी बन बस कायर मत बन। तो कह रहे हैं कि कवि ने क्यों कहा कुछ भी बनना बस आसान है, कुछ भी बनना मुश्किल है, कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, कायर मनुष्य अच्छा नहीं होता है, व्यर्थ होता है, मानिए व्यर्थ होता है, कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये सब पंक्ति दी गई है, पंक्तियों को हमें हल करके उसमें अपना उत्तर ढूंढना है, तो आप लोग हल कीजिए और ढूंढने का प्रयास कीजिए। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है। क्यों शंकालु है, तो ऑप्शन नंबर सी, वो मनुष्य की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। नमस्कार दोस्तों, ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा हम पीछे करते हैं क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं शुरू से। इसमें आप लोग को 20-30 नंबर क्वेश्चन एग्जैक्ट मिलने वाला है। ऐसे जो एग्जाम में कोई भी आप वन डे एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पर इसमें से आपको बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मिलने वाला है। तो आप लोग इस चैनल को शेयर कीजिए। चैनल अच्छा क्वेश्चन लगे, अच्छा कंटेंट लगे, ये घटना चक्र का क्वेश्चन है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये कंठ व्यंजन पूछ रहा है, थोड़ा इसमें कम दिखाई दे रहा है, थोड़ा इसके लिए सॉरी। यहाँ से व्यंजन वर्ण कैसे देखें, कर कौन सी ध्वनि महाप्राण व्यंजन नहीं है। यहाँ पर कौन सी ध्वनि महाप्राण व्यंजन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए, जो दूसरे नंबर महाप्राण कौन हो जाए, दूसरे नंबर और चौथा नंबर पर आता है, और तीनों सा ये महाप्राण व्यंजन है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि ख दूसरे महाप्राण है, हमें नहीं पूछा है। घ भी महाप्राण है। उसके बाद से च, छ, ज, झ, तो ये भी महाप्राण है। और च, छ, ज तीसरे नंबर पर आता है, ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा, ये महाप्राण व्यंजन नहीं है। उसके बाद से आगे कर रहे हैं, आगे इसी तरह देखें, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है, बताइए।
तो कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है, कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। तो स्पर्श संघर्षी किसको कहते हैं, जो स्पर्श संघर्षी किसको कहते हैं, जो च वर्ग वाले आते हैं ना, वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो इसमें से कह रहा है कि स्पर्श संघर्षी। तो देखिए च वर्ग में कौन सा आता है, तो जहाज वाला जो आता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो क्या हो जाएगा, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए पर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे। उसके बाद से आगे चलेंगे। कह रहा है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। उसके बाद से कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन है और इसके अतिरिक्त 2 उचित व्यंजन हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन है और इसके अतिरिक्त 2 उचित व्यंजन है। अयोगवाह 2 है, 4 संयुक्त व्यंजन है और 11 मूल स्वर हैं और 52 हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। ये सब है। कार्य निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है, संघर्षी व्यंजन कौन सा हो जाएगा, जो यहाँ पर व्यंजन संघर्षी पूछा है, स्पर्श नहीं पूछा है। क्या अगर व्यंजन स्पर्श संघर्षी पूछेगा तो च वर्ग को हम लोग याद कर लेंगे, पर यहाँ पर पूछा है कि व्यंजन संघर्षी, तो तीनों स और ह होता है। तो यहाँ पर ह है, तो यहाँ पर हम ह पर जाने का कष्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पर तीनों स और ह संकर्षी व्यंजन होता है। तो और उसके बाद से अघोष वर्ण पूछा है। अघोष वर्ण क्या होता है, पहला दूसरा होगी अघोष। तो पहला दूसरा क्या होगा, पहला दूसरा होगा अघोष। तो ये अघोष व्यंजन है। ऑप्शन नंबर क्या, तीनों स अघोरी मतलब अघोष व्यंजन है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ये वाला ये अघोष व्यंजन हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे इसी तरह बढ़ते हुए अपने कदम, कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा होता है। तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा होता है, बताइए हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा होता है। तो आप तीनों स और ह हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन, तीनों स और ह हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है, तीनों स और ह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे की तरफ क्वेश्चन को बढ़ेंगे। कह रहा है कि 6 और ड के बीच में क्या आता है, तो यहाँ आता है 6 और ड के बीच में क्या आता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर। उसके बाद से हम लोग आगे हिंदी वर्णमाला में ड से डर गया। कह रहा है हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन य र ल ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे की ओर क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा पानी पी लें। आगे देखिए क्वेश्चन, ये संयुक्ताक्षर व्यंजन सभी है, 6 तरह का ज्ञास्र। यहाँ पर हम लोग संधि के क्वेश्चन देखेंगे। जो संधि के क्वेश्चन कह रहा है कि रीति अनुसार की संधि है, रीति प्लस अनुसार से संधि को। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, रीति प्लस अनुसार की संधि होती है। ये ऑप्शन नंबर सी, रीत्यानुसार। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे ई प्लस अ से व का निर्माण होता है। और कह रहा है कि एतत् मुरारी में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एतत् मुरारी में व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से आगे बढ़िए। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से स्वर संधि कौन सा है, तो रामायण में स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये रामायण में स्वर संधि है। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। आगे कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आगे कह रहा है कि 2 सीमावर्ती वर्णों का मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। 2
जो सीमावर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसको क्या कहते हैं? दो सीमावर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसको क्या कहते हैं? उसको संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसको डी हो जाएगा। ठीक, तो दो सीमावर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसको संधि कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि दो सीमावर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है संधि। अनुधन ईक्षण, अनुधन ईक्षण, तो अनुधन ईक्षण से इसका ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि अनुधन ईक्षण का संधि विक्षेप, अनुधन ईक्षण होता है यण संधि है और उ प्लस ई मिलकर वी हो जाता है। हालांकि प्रश्नागत विकल्प में इनका अनुच्छेद अनुधन ईक्षण दिया है जो कि गलत है और इसका रूप अनु प्लस ईक्षण होता है। गौ 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 प्लस चरती, ये क्या होता है? गौ चरती। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और कह रहा है कि विसर्ग, विसर्ग संधि के नियम के अनुसार यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। अगर विसर्ग संधि के नियमों के अनुसार कह रहा है कि पुनः पुनः चर्चा, पुनः चर्चा, दुह दुह प्लस चरित्र दुश्चरित, निधन चल निश्चल और गोधन चरती गोश्चरत, ये सभी विसर्ग संधि के उदाहरण है। उसके बाद से विसर्ग संधि के उदाहरण है यहाँ पर वधु, वधु का ये संधि विक्षेप देखेंगे क्या हो जाएगा? तो वधु धनुर्मी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वधु धनुर्मी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुवेषण, अनुधन एषण, अनुधन एषण ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अनुधन एषण का संधि विक्षेप अनुधन एषण ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि उड्डयन, उड्डयन का संधि विक्षेप क्या हो जाएगा? उत्थंडयन, उड्डयन का संधि विक्षेप उत्थंडयन, उड्डयन का संधि विक्षेप उत्थंडयन, उड्डयन का संधि विक्षेप उत्थंडयन, उत्थंडयन, ये उड्डयन का संधि विक्षेप है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़िए, इसी तरह क्वेश्चन लगाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। जितने सच्चास्त्र का समुचित संधि विक्षेप हो जाएगा तो सच, तो क्या हो जाएगा? सच सच सत्य सत्य धन शास्त्र, तो शास्त्र, ये ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़कर रहे हैं कि दीर्घ गुण वृद्धि ये सभी किसके रूप है? तो ये स्वर संधि के रूप है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद से यहाँ पर देखेंगे पवन का संधि विक्षेप क्या हो जाएगा? पावन, पवन का संधि विक्षेप ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी हो जाएगा। पोधन अन, ये पावन का संधि विक्षेप है। उसके बाद से कह रहा है कि यशोधा, यशोधा का क्या हो जाएगा? यशोधा, यशोधा में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? तो ये विसर्ग संधि। यशोधा में, यशोधा में कौन सा संधि विक्षेप है? तो यशोधा में कौन सा संधि विक्षेप है? तो विसर्ग संधि है। उसके बाद से यशोधा में कौन सा संधि? विसर्ग। यशः, यशः धन्धा, यशोधा में संधि विक्षेप है। और कह रहा है कि तीसरा, चौथा और पांचवा कोई अंतस्थ व्यंजन, ये सभी विसर्ग संधि का उदाहरण है। और उसके बाद से कह रहा है कि उच्चारण का संधि विक्षेप किससे संबंधित है? उत्तधन चारण, उत्तधन चारण उच्चारण का संधि विक्षेप संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि निधन कलंक का संधि विक्षेप बताइए, तो क्या हो जाएगा? निष्कलंक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निष्कलंक का संधि विक्षेप। उसके बाद आगे बढ़िए, पवन का संधि विक्षेप किससे संबंधित हो जाएगा? तो पोधन अन, पावन का संधि विक्षेप हो जाएगा। निर्धन में कौन सा संधि विक्षेप है? तो निर्धन में कौन सा विसर्ग संधि? निधन, निधन धन क्या हो जाएगा? निर्धन का संधि विक्षेप, ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा। रीति, रीति अनुसार का संधि विक्षेप हो जाएगा रीति, रीति धन अनुसार, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है कि एकदम रिपीट फायर की तरह चलिए, क्योंकि एग्जाम हम लोग को बस कल परसों एग्जाम है
और उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत्तधन श्वास। ये उच्छ्वास का सही संधि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है कि उत्तधन शिष्ट उत्शिष्ट का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उच्छिष्ट। उसके बाद से हम लोग समास के बारे में अध्ययन करेंगे। समास कुछ अच्छा दिख रहा है तो इसके लिए कह रहा है निम्न से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? त्रिभुज ये दीर्घ समास है। दशानन ये बहुब्रीहि समास है। नवरत्न ये नवरत्न। नवरात्र ये भी दीर्घ समास है। और त्रिलोक ये भी दीर्घ समास है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये बहुब्रीहि समास है। उसके बाद से ये सब हम लोग कह रहा है कि चक्रपाणि चंद्रभाल और सुलोचन में कौन सा समास है? ये तो चक्रपाणि किसको कहते हैं? चक्रपाणि विष्णु को कहते हैं। चंद्रभाल शिव को कहते हैं। सुलोचन सुंदर स्त्री को कहते हैं। तो ऐसे में सभी बहुब्रीहि समास ऑप्शन नंबर इसका भी सी हो जाएगा। उसके बाद से आगे बढ़िए। निम्नलिखित में कौन सा चक्रपाणि में प्रयुक्त समास है? तो चक्रपाणि ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसी तरह आगे बढ़ते चले। चक्रपाणि चार भुजा है जिनकी, और इस तरह जितेंद्रिय कृतकारी और दत्त धन और निर्जन विमल और बड़ बोला आदि बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो बहुब्रीहि समास किससे संबंधित हो जाएगा? बहुब्रीहि समास किससे संबंधित हो जाएगा बताइए? तो बहुब्रीहि समास किससे संबंधित हो जाएगा ये हमें बताना है। बहुब्रीहि समास किससे संबंधित हो जाएगा? बहुब्रीहि समास चतुर्भुज बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कह रहा है कि बहुब्रीहि समास उदाहरण चतुर्भुज है। बहुब्रीहि समास वह होता है जिनमें से पूर्व पद उत्तर पद होने की प्रधानता नहीं होती है, दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की व्याख्या करते हैं, अर्थात दोनों मिलकर किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं। जैसे चतुर्भुज चार भुजाएं जिनकी, अर्थात विष्णु। नीचे दिए विकल्पों में से अव्ययीभाव समास का चयन कीजिए। अव्ययीभाव समास आजीवन, आजीवन, अजीवन, अव्ययीभाव समास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आजीवन। ये सराहना किससे संबंधित है? सराहना अव्ययीभाव समास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि अरबी फारसी का अवयवों के संयोग से बने समासिक पद। कह रहा है कि पुनरुक्त शब्द घर घर होता है, पल पल होता है, रातों रात होता है, एकाएक होता है, सरासर होता है, धड़ाधड़ होता है। तो ये घर घर, पल पल, रातों रात, एकाएक, सरासर ये किससे संबंधित है? ये पुनरुक्त अव्ययी समास के अंतर्गत आता है। ये कुछ उपसर्ग होते हैं जो भरपेट और भर दोपहरी और बिन जाने और न अनजाने, ये भी अव्ययीभाव समास से संबंधित है। और उसके संकर शब्द कुछ होते हैं जो अव्ययी समास के अंतर्गत आते हैं। बेधड़क और हर घड़ी और भर और बाजार और सीढ़ी दर सीढ़ी, ये सब हैं। उसके बाद से थोड़ा कम इसमें दिखाई दे रहा है तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन आगे देखेंगे। आगे यहाँ पर उपसर्ग वाले क्वेश्चन कुछ साफ दिखाई दे रहा है, ज़बरदस्त तरीके से दिखाई दे रहा है। तो उपसर्ग वाले क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, शब्द इनमें से कोई नहीं। तो शब्द के आदि में उपसर्ग का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि ये सब देख लेंगे। हिंदी में उपसर्गों की, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होता है, हिंदी में 13 होता है, अरबी फारसी में 19 उपसर्गों की संख्या होता है। उसके बाद से कह रहा है कि उपसर्ग से नहीं बना शब्द है, इसमें से कौन सा उपसर्ग से नहीं बना है? कह रहा अत्याचार है, अध्यादेश है, अपवाद है, अनाथ है। तो इसमें से कौन नहीं बना है बताइए? अधि, अति, तो अनाथ, अनाथ, ये थोड़ा ये सभी लग रहा है कि बना है उपसर्ग से। तो ये थोड़ा क्वेश्चन ये डिसमिस हो रहा है, तो हम लोग ये अयोग को छोड़ देते हैं क्वेश्चन। उसके बाद से निम्न से कौन सा उपसर्ग नहीं है बताइए?
प्रति उपसर्ग होता है, चिर उपसर्ग होता है, इका भी उपसर्ग हो, इका उपसर्ग नहीं, इका प्रत्यय होता है। अ उपसर्ग है, अनाथ में लिखेंगे तो उपसर्ग है, चिर भी उपसर्ग है, प्रति भी उपसर्ग है, पर इका प्रत्यय होता है, इसलिए ये नहीं, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। आगे क्वेश्चन इधर है, कह रहा है कि अपवाद में उपसर्ग अपराजय। उसके बाद से परा उपसर्ग का अर्थ होता है, तो परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, उल्टा। परा उपसर्ग का अर्थ होता है, क्या होता है, परा उपसर्ग का अर्थ होता है, क्या होता है, उल्टा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। परा उपसर्ग का अर्थ होता है उल्टा, बी। उसके बाद से कह रहा है कि बहुब्रीहि, बहुब्रीहि शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो बहिर, बहिर जो है ना, बहिर शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है, तो निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उसके बाद से कह रहे हैं कि जो प्र प्रा अप अप सम अनु अव निस नीर दूर दूर दुस दूर भी आ आदि नी आदि अपि अति सु उस अभि प्रति परि उपे, ये सभी 22 उपसर्ग होते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि हम लोग आगे क्वेश्चन की प्रत्यय की तरफ देखेंगे। मिठास में अस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद से आंशिक में इक का प्रयोग हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से उडयत, उडयत में ये डी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। उसके बाद आगे देखिए, कह रहा है कौन सा पद वेया प्रत्यय लगने से बना है, तो कौन सा प्रत्यय बना है, तो ऑप्शन नंबर ये खवेया प्रत्यय लगने से बना है। उसके बाद से कह रहा है कि अहेर, अहेर का तत्सम आखेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आखेट, अहेर का आखेट हो जाएगा। और तिलक किस प्रकार का शब्द है, तो ये तत्सम शब्द है। उसके बाद से कह रहा है कि तत्सम शब्द कौन सा है, तब सब शब्द, ये स्वर्ण शब्द तत्सम शब्द से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कुछ इधर क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। जो तत्सम, ये तत्सम निकृष्ट तत्सम शब्द है। उसके बाद से कह रहा है मक्षिका का तत्सम शब्द तो मक्खी होता है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर अर्ध तत्सम देखने का प्रयास करेंगे, चूरण अर्ध तत्सम में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसी तरह आगे क्वेश्चन को हम लोग देखने के प्रयास जारी रखेंगे। यहाँ पर तद्भव शब्द कह रहा है कि कपाट का तद्भव क्या होगा, तो कपाट का तद्भव कीवर्ड होता है, ऑप्शन नंबर बी होता है। उसके बाद से कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, अमित, अमित तद्भव शब्द है। उसके निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, आप्यास तद्भव शब्द है। उसके बाद से उन्मेख किस प्रकार का शब्द है, तो तद्भव शब्द है। और निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तद्भव शब्द, तद्भवांश तहांस्ति और शब्द दिया गया है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और कह रहा है कि जो हिंग हरिक, तो हिंग जो तत्सम शब्द है, इसका हिंगू, हिंगू या तत्सम होता है। यहाँ पर देशज शब्द को देखने का प्रयास करते हैं, जिन शब्द की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है देशज शब्द कहलाता है, ऑप्शन नंबर ये बी। उसके बाद से आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। खिड़की किस प्रकार का शब्द है, खिड़की, खिड़की ये विदेशी शब्द का शब्द है। उसके बाद से विदेशी भाषा, लालटेन ये विदेशी भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आगे बढ़ते रहिए, कुछ काम करते रहिए, ऐसा हम लोग का उस तो थोड़ा जो साफ दिखाई दे रहा है उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर विशेषण कह रहा है कि जैसा काम वैसा दाम, तो जैसा काम वैसा दाम क्या हो जाएगा, तो जैसा काम वैसा दाम में जैसा क्या है, तो जैसा ये विशेषण है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। ये विशेषण क्या है, ये विशेषण। उसके बाद से कह रहा है कि
परिमाणवाचक क्रिया अव्यय है। परिमाणवाचक क्रिया, परिमाण जिस चीज़ से हम मापा तोला जाता है उसे परिमाणवाचक अंतर्गत। क्या क्षण भर को हम माप तोल सकते हैं? नहीं। निसंदेश को क्या हम माप तोल सकते हैं? और यह अत्यंत 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 और अत्यंत में इसमें किसको? तो ऑप्शन अत्यंत अत्यंत अत्यंत। अन्यत्र नहीं, अन्यत्र को हम नाप तोल नहीं सकते हैं। अन्यत्र को क्या नापेंगे? तो हम अत्यंत को नाप सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद से आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव को चिन्हित कीजिए। तो क्या हमें बड़े को आदरपूर्वक बात करनी चाहिए कि अपनी कल से बरस रहा है और रात को कम खाना चाहिए और चिड़िया को बाहर मारे जाने का डर है। तो कह रहा है कि रात को कम खाना चाहिए, ये परिमाणवाचक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हम लोग सी पर करेक्ट जाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद से आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए इधर क्वेश्चन कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। तो जो कल आया है वह आज भी आया है में ये क्या है? तो ये क्या है ये बताना। ऑप्शन नंबर ये विशेषण उपवाक्य है। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है। धड़ाधड़ क्या है? तो धड़ाधड़ ये क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण अव्यय है। कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, वो राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, ये क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। ये सी हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा ये कम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सर्वत्र जो है इतना जो है ना ये परिमाणवाचक हथियाना ये नाम धातु क्रिया है। अब पढ़कर क्या होगा? यह पढ़ पूर्वकालिक क्रिया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर देखिए कह रहा है अविकारी शब्द, अविकारी अव्यय होता है। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद से वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, ये कारणवाचक के अंतर्गत आएगा। कारणवाचक के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? तो क्रिया पदबंध विशेषण पदबंध होता है, क्रिया पदबंध होता है, और जो संज्ञा है ना संज्ञा पदबंध होता है, पर अव्यय पदबंध नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी अव्यय प्रबंध नहीं है। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। कह रहा है कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो ये हो जाएगा 4 प्रकार के। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? प्रवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी, एकार्थी, ये अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद। ऑप्शन नंबर डी पर जाने का। अश्व का प्रवाची नहीं है। अश्व का तरंग नहीं होता है। तुरंग अश्व का होता है पर तरंग नहीं होता है। तरंग किसका होता है? तो ये बिजली का होता है। घोटक ये अश्व का है। घोड़ा ये भी अश्व का है। हाय ये भी अश्व का है। उसके बाद से कह रहा है कि तरंग ये घोटक, घोड़ा, हाय, तुरंगबाजी ये सभी है। पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए क्या नहीं है पत्थर का पर्यायवाची शब्द? तो ये पाहन होता है, पाषाण होता है, उपल होता है। पर उरग ये सर्प का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। कह रहा है कि उरग पत्थर का पर्यायवाची नहीं बल्कि ये सांप का पर्यायवाची शब्द है। और उसी प्रकार कह रहा है कौन सा शब्द सुर का पर्यायवाची है? कौन सा शब्द यहाँ पर सुर का पर्यायवाची है? तो यहाँ पर देखिए ये जो सी दे रहा है धूमकेतु, यह सुर का पर्यायवाची नहीं है।
यातुधान है, सुरसारी है, तविचर है। तो ये सब यातुधान, सुरसरी, धनुज ये और तमिचर, निशाचर और देवारी और रजनीचर आदि असुर के प्रवाची शब्द। धूम्रकेतु आग का प्रवाची शब्द है और तमिचर और धूम्रकेतु पूछा गया है, जबकि ये दोनों गलत है। आगे क्वेश्चन को देखेंगे। फूल का प्रवाची शब्द चुनिए। फूल का प्रवाची किससे संबंधित होता है? प्रसून से संबंधित होता है, प्रसून। उसके बाद से कह रहा है कि सुमन, पुष्प और पहुन, गुल तो निम्न में से कौन से संबंधित है? कह रहा है कि देवता प्रवाची शब्द नहीं है, तो किंकर का प्रवाची शब्द नहीं है ये सब का। निर्जर, त्रिदर्श, गिरवाण और विद्युत, देव और समर, सूर आदि। कह रहा है कि रसाल किससे संबंधित है? तो रसाल आम से संबंधित है। कह रहा है कि निम्न से कौन सा प्रवाची शब्द नहीं है? त्रिदर्शाले, त्रिविध, नाग, गो तो गो का प्रवाची शब्द नहीं है। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। नाहर के लिए समुचित प्रवाची शब्द, तो ये नाहर नदी हो सकता है क्या? हो सकता है नहर। उसके बाद से इधर थोड़ा मार। अरविंद का प्रवाची शब्द पूछ रहा है। अमृत। अरविंद का प्रवाची शब्द कमल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कमल और जलज, पंकज, नीरज, अम्बुज, सरोज। विंद का कल्प वृक्ष का प्रवाची शब्द संबंधित है। कल्प वृक्ष का प्रवाची शब्द संबंधित है, तो ये परिजात है, कल्पतरु है और देव वृक्ष है। और ये क्या हो जाएगा? ये देव वृक्ष हो जाएगा। और परिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष आदि से संबंधित है। मार का प्रवाची शब्द संबंधित है, तो ये अनंग मार का प्रवाची शब्द है। जादू, अधम और श्रवण अनंग का प्रवाची शब्द। मार अनंग पर मार के अन्य प्रवाची शब्द। काम, कंदर्प, मदन, मनथ, मनोज, मनसिज, केतन, मकर ध्वज, पंचसर और रतिपति, स्मर। काम, कंदर्प, मदन, मनोज, मनसिज, केतन और मकर ध्वज, पंचसर, रतिपति और स्मरण। कौन सा अहि का प्रवाची नहीं है? अहि का प्रवाची कौन सा नहीं है बता सकते हैं? तो ये उरग है, सरीसृप है और सिंदूर है, सिंदूर की पौनास। ये अहि का प्रवाची उरग, पौनास और सरीसृप, सिंदूर नहीं होता है। ये कह रहा है कि उरग, सरीसृप, भुजंग, विषधर, व्याघ्र, फणी, अनाग ये अहि का प्रवाची शब्द है। बिडौला ये इंद्र का प्रवाची शब्द बिडौजा है। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। फूल का प्रवाची कुमूल, निरंकुश और तुषार और प्रसून होता है। मुकुल होता है, पर मुकुल लिखा है यहाँ पर। प्रसून होगा ये फूल का प्रवाची। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो मुकुम लिखा है ना, क्या लिखा है? मुकुल लिखा है। यहाँ कुसुम होता है ये फूल का प्रवाची। तो हम लोग ये ऐसे छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़कर देखते हुए देखेंगे। क्वेश्चन जो कुसुम होता है, सुमन होता है, पुष्प होता है, पुष्प और गुलिया होता है। देवता का प्रवाची शब्द है तो किंकर ये देवता का प्रवाची शब्द है। निर्जर, त्रिदश, गिरवाण और विदु, देव, अमर, सूर इत्यादि देवता का प्रवाची शब्द है, जबकि किंकर दास का प्रवाची शब्द है। रसाल शब्द का अर्थ है रसाल शब्द का अर्थ होता है आम। उसके बाद सेकंड में से स्वर्ग का प्रवाची कौन सा नहीं है? तो स्वर्ग का प्रवाची शब्द कौन सा नहीं है? गो स्वर्ग का प्रवाची शब्द नहीं है। उसके बाद नाहर किसके लिए समुचित प्रवाची है? नाहर, ऋतुपति ये सभी, सीडी ये
सभी क्वेश्चन उनसे संबंधित हैं। उसके बाद से कह रहा है कि घर का प्रवाची शब्द नहीं है, तो घर का ये घर का प्रवाची शब्द नहीं है। उसके बाद से कह सभा का प्रवाची शब्द कौन सा होता है, तो ये परिषद जो नहीं है कह रहा है। परिषद नहीं होता है सभा का प्रवाची, सम्मिलित होता है, बैठक होता है और महापर्वत ये सभी होता है। कह रहा है कि ये अधिवेशन सभा का प्रवाची अधिवेशन सांगीतिक परिषद और बैठक और महासभा इत्यादि। कह रहा है कि फूल का प्रवाची शब्द नहीं है, तो ये तनुजा फूल का प्रवाची शब्द तनुजा नहीं है। और फूल के प्रवाची शब्द सुमन, पुष्प, प्रसून, कुसुम, ये तनुजा ये का प्रवाची शब्द है। उसके बाद से कह रहा है कि बागेश्वरी का प्रवाची शब्द है, तो बागेश्वरी किसका प्रवाची शब्द है, शारदा का प्रवाची शब्द है। शारदा का प्रवाची शब्द बागेश्वरी है। उसके बाद से कह रहा है कि कुमुदनी किसका प्रवाची शब्द है, तो चांदनी का प्रवाची शब्द कुमुदनी होता है। ज्योति नहीं होता है, रोशनी, और चंद्रांश नहीं होता है, चांदनी होता है कुमुदनी का प्रवाची। ये चांदनी, ज्योत्सना और जूनहाई और आजोरिया और चांदनी ये कुमुदनी के प्रवाची है। उसके बाद समुद्र किसका शब्द है, ये समुद्र ये अरणव का प्रवाची शब्द है। उसके अरणव के और समुद्र अरणव का प्रवाची शब्द है अरण्य, पारावार, अवधि और नदीस और वारिस ये सभी होता है। और सौदामिनी किसका ये विद्युत का प्रवाची शब्द सौदामिनी होता है। और इसके बाद से चंचला, चपला, दामिनी, तड़ित और क्षणप्रभा ये सभी विद्युत के प्रवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर डी पर जाने का कष्ट करेंगे। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ, इधर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। पराग किसका प्रवाची शब्द है, तो सुगंध का। उसके बाद विलोम शब्द पर हम लोग आगे तो कह रहे हैं कि कौन सा शब्द विलोम युग्म है, सही असंगत पूछ रहा है। घात का प्रतिघात तो सही है, प्रसारण का संगुंचन तो सही है, खग का मृग तो सही है, शाश्वत का सदैव नहीं होता है, ऑप्शन नंबर गलती हो जाएगी। शाश्वत का कुछ दूसरा होता है शाश्वत। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहे हैं हर्ष का प्रवाची शब्द विषाद होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और खुशी का आनंद होता है, प्रसन्न के आमोद होता है, आह्लाद के हर्ष हो जाता है, सुसुप्ति किससे संबंधित है, जागृति से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहे सारक किससे संबंधित हो जाएगा, सहज से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि कामदेव, राजहंस, कोयल, मोर, बाज, सिंह, घोड़ा, हाथी, मृग, भौरा, धनुज, बादल ये बाज का प्रवाची शब्द है। वैमनस्य का विलोम किससे संबंधित है, तो वैमनस्य का विलोम सुमनस्य से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि ज्योतिष में निर्जल का, उसके बाद से उद्वर्तन का विलोम शब्द हो जाएगा। उद्वर्तन का क्या हो जाएगा, तो विनीत हो जाएगा। उद्यतन का विनीत हो जाएगा। और ये शोषक का विलोम शब्द पोषक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और प्रसारण के आकुंचन, ऑप्शन नंबर सी। और कह रहा है कि प्रत्येक 4 शब्द में से बेमेल शब्द को चुनिए, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे और कह रहे हैं कि असमान, अभेद और कठिनाई और जटिलता इससे संबंधित है। अल्पज्ञ का विलोम सर्वज्ञ होता है। क्रिस का क्या हो जाएगा, हष्ट पुष्ट विलोम होता है। उदय के क्या होता है, उदय का अस्त होता है।
और उदय का अस्त होता है तो कृतज्ञ का कृतघ्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संकीर्ण का क्या हो जाएगा तो विस्कीर्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन को देखेंगे, ये कितना अच्छा है क्वेश्चन। शब्द युग्मों का अर्थभेद के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आधि और व्याधि शब्द युग में आधि का अर्थ है तो किससे संबंधित हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए से संबंधित हो जाएगा। तो आधि के मतलब होता है मानसिक कष्ट, मानसिक, और व्याधि का मतलब होता है कष्ट, तो ये संबंधित ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आधि के मतलब मानसिक और व्याधि के मतलब कष्ट, ऑप्शन नंबर ए। आधि के मतलब मानसिक विवरण की संज्ञा आदि से संबंधित है। व्याधि के से संबंधित मतलब व्याकरण की विधा को व्याधिक कहते हैं। शब्द युग्मों के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। कह रहा है कि अम्बुज, अम्बुज किससे संबंधित है बताइए। कह रहा है कि अम्बुज, अम्बुज ये कमल का प्रवाची शब्द है। कमल किस में दिखाई दे रहा है तो कमल सिर्फ एक में दिखाई दे रहा है, ए नंबर में। और अम्बुज किससे संबंधित होता है तो ये बादल से संबंधित होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि अंश और अंश, ये क्या दांती से वाला स लिखा है, तो अंश, अंश मतलब क्या होता है, अंश मतलब कंधा, तो कंधा दो में है तो कंधा अंश, ये दांती स वाला जिसमें द होगा ना अंश में, तो ये कंधा हो जाएगा। कंधा दांत के पास होता है, कंधा के पास क्या होता है, दांत के पास कंधा होता है, ठीक। उसके बाद से कह रहा है कि अंश मतलब भाग होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम ए पर जाने का, बी पर जाने का कष्ट करेंगे तो बी कंधा हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग कह रहे हैं कि अल्ली, 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 अल्ली मतलब क्या होता है, अल्ली सखी, सखी मतलब क्या होता है, अल्ली, अल्ली, अल्ली मतलब सखी, अली मतलब क्या हो जाएगा, अली मतलब सखी, और अली मतलब सखी, और अली जिसमें बड़ी की मात्रा अली में रहेगा वो सखी हो जाएगा, और जिसमें छोटी की मात्रा अली में हो जाएगा वो भ्रमण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पर कष्ट करेंगे हम लोग। कह रहा है कि मंदिर, मंदिर, मंदिरा, मंदिर, मंदिर का अर्थ बताना है, तो मंदिर, मंदिर मतलब क्या होता है बताइए, पूजा घर होता है कि दिवाले होते हैं, तो मंदिर जो हम लोग अपने दिनचर्या में लिखते हैं जैसे मंदिला, मंदिरा, तो मंदिर के मतलब दिवाले होते हैं, और मंदिरा के मतलब होते हैं अश्वशाला। ऑप्शन नंबर डी पर जाने का कष्ट करेंगे तो दिवाले का, मंदिर मतलब होते हैं दिवाले और मंदिरा मतलब अश्वशाला। ऑप्शन नंबर ए पर जाने का कष्ट करेंगे। उसी प्रकार क्वेश्चन को आगे करते हुए कह रहा है कि जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, अबीरा कहेंगे। जेकर पति ना हो खस, जेकर पुत्र ना हो खस, उसको हम लोग क्या कहते हैं तो उसको अबीरा कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि जीने की इच्छा को क्या कहते हैं, जी 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 जीविसा, जीने की इच्छा को जी जीविसा, जी जीविसा, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि जीने की इच्छा को जी जीविसा कहते हैं, और आने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासा रखने, जिज्ञासा की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं, और पर विजयी पाने की इच्छा रखने वाले को जिगीषु कहते हैं, और पानी या किसी अन्य वस्तु को पिपासु कहते हैं, और पीने की प्यास हो उसको क्या कहते हैं तो उसको कुछ कहते हैं। कह रहा है कि पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, उसको क्या कहते हैं, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाने वाले को क्या कहते हैं तो उसी को हम लोग प्रायश्चित, प्रायश्चित, प्रायश्चित
ऑप्शन नंबर, यहाँ से देखिए जबरदस्त क्वेश्चन। यहाँ से हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ, पार्थिव, पार्थिव किसको से संबंधित है? जिसका संबंध मनुष्य से है, जिसका संबंध प्रथा से है, जिसका संबंध ईश्वर से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो ये किससे संबंधित हो जाए? पार्थव। पार्थव किससे संबंधित हो जाएगा? जिसका संबंध पृथ्वी से संबंधित है उसको पार्थव कहते हैं। जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? उसको निपात करते हैं। जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य या अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे निपात कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए पर जाने का कष्ट करेंगे। कह रहा है कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है उसको क्या कहते हैं? इंद्रजीत। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका उसको क्या कहते हैं? इंद्रजीत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है उसको ऑप्शन इंद्रजीत कहते हैं। तो उसके बाद से कह रहा है कि उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे? कुलीन कहेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को। उसी प्रकार हम लोग आगे क्वेश्चन इधर देखेंगे। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? तो जठराग्नि कहते हैं। ओहो, दवाग्नि, दवा। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दवानल कहते हैं। दवानल। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो जंगल में आग में लगने वाली को क्या कहते हैं? दवानल कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को दवानल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहे हैं कि जंगल में आग लगने वाली आग को दवानल कहते हैं। और जठराग्नि समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं। उसके बाद से कह रहे हैं जिसके बराबर कोई न हो। तो जिसके बराबर कोई न हो उसको क्या कहते हैं? जिसके बराबर कोई न हो उसको क्या कहते हैं? बताइए। विलक्षण कहते हैं, अनुपम कहते हैं, असाधारण कहते हैं, लोकगीत कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? कह रहा है कि विलक्षण, विशेष लक्षणों से युक्त को विलक्षण कहते हैं। अनुपम, जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपम कहते हैं। असाधारण, जो साधारण न हो, असाधारण कहते हैं। और लोकातीत, जो लोक से परे हो, लोकातीत कहते हैं। विलक्षण, जो विशेष लक्षणों से युक्त हो, विलक्षण कहते हैं। अनुपम, जिनकी अनुपमा न दी जा सके, अनुपम कहते हैं। असाधारण, जो साधारण न हो सके, असाधारण कहते हैं। और लोकातीत, जो लोक से परे हो, लोकातीत कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह है? पीछे चलने वाला शब्द समूह को क्या कहते हैं? अनुगत कहते हैं। पीछे चलने वाले शब्द समूह को क्या कहते हैं? अनुगत। पीछे चलने वाले शब्द समूह को क्या कहते हैं? अनुगत कहते हैं। और उसके बाद से कह रहा है कि किस कथन पर सहमत होना। कह रहे किसी कथन पर सहमत होना को स्वीकृति। ऑप्शन नंबर बी पर जाने का, सी पर, ऑप्शन नंबर सी जाएंगे। नहीं सॉरी, किसी कथन पर सहमत होना का सहमति से रिलेट करेंगे। ये समर्थन नहीं होगा, अनुमोदन नहीं होगा और स्वीकृति नहीं होगा, सहमत होगा। अगर हम किसी कथन को सहमति कर रहे हैं तो वह सहमत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है कि भाला चाहने वाले को क्या कहते हैं? भाला चाहने वाले को क्या कहते हैं? हितैषी कहते हैं भाला चाहने वाले को। और कह रहा है कि जो हर समय अपना मतलब साधता है उसको क्या कहते हैं? मतलबी या स्वार्थी कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कुछ समुचित भिन्नार्थक शब्दों को देखेंगे। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। पवन, अग्नि। पवन, अग्नि, अनल, कृषाणु। तो हम लोग जानते हैं कि अनल
आग का प्रवाची है और अनिल हवा का प्रवाची है, पावक पवन का प्रवाची है, कृषाणु। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अनिल शब्द भिन्नार्थक है क्योंकि अनिल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अलग है। ये पावक और अनल और कृषाणु लेख है, पर अनिल ये हवा का प्रवाची है। ये पावक अग्नि का, अनल अग्नि का, कृषाणु अग्नि का, अनिल ये सब अलग है। उसके बाद से कह रहा है कि आगे देखेंगे, वायु पावक अनल कृष्ण ये सभी है। समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये पुरुष स्त्री मनुष्य ये सभी हो जाएगा। उसके बाद से भीड़ार्थक शब्द, भीड़ समूहार्थक शब्द हो जाएगा और पुरुष स्त्री मनुष्य समूहार्थक शब्द नहीं है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जबरदस्त क्वेश्चन हम लोग अपने बढ़ेंगे। जबरदस्त हम लोग का क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर कह रहा है कि नग कह रहा है ना, नग का अनेकार्थिक शब्द बता रहा है। तो नग हाथी का प्रवाची शब्द है, अनेकार्थिक शब्द है ये नग, ये हाथी का प्रवाची। उसके बाद से कह रहा है कि नग के अनेकार्थिक शब्द पर्वत, सूर्य, सर्प, वृक्ष। हाथी नग का अनेकार्थिक शब्द है। मुख का अनेकार्थिक शब्द, मुख के गूंगा हो जाएगा क्या, नहीं, शांत। अनेकार्थिक शब्द शांत नहीं होगा। इसमें पूछा है कि मुख का अनेकार्थिक शब्द नहीं है, गूंगा होगा, चुप होगा, विवश होगा, ये सब होगा। उसके बाद से कह रहा है कि जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थिक शब्द है, ऑप्शन नंबर जीवन। उसके बाद से कह रहा है कि जल प्राण पुत्र जीवन के अनेकार्थिक शब्द है, समानार्थी शब्दों का विवेक। और कह रहा है कि प्रमत्त स्वेच्छाचारी, ये प्रमत्त और स्वेच्छाचारी किससे संबंधित हो जाएगा, तो उन्मत्त। प्रमत्त और स्वेच्छाचारी उन्मत्त से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि स्वेच्छाचारी इनका एक शब्द होता है। उसके बाद से आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, उपयुक्त शब्द चयन कीजिए। वह गयबंद कह रहा है कि बड़ा हाथी, ये गयबंद किससे संबंधित हो जाएगा, बड़ा हाथी से संबंधित हो जाएगा। और मूढ़ चेता किससे संबंधित हो जाएगा, तो मूर्ख से संबंधित है। मूढ़ चेता किससे संबंधित हो जाएगा, तो मुख से संबंधित हो जाएगा। और प्रायोगिक किससे संबंधित हो जाएगा, जिसका नित्य प्रयोग किया जाए ये प्रायोगिक हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है कि तक्षक किससे संबंधित हो जाएगा, शिलान्यास से संबंधित हो जाएगा। भाव किससे संबंधित हो जाएगा, तो भाव किससे संबंधित हो जाएगा, तो भवन से संबंधित हो जाएगा। कह रहा है कि डर, विचार, अभिशाप आदि भाव के अर्थ होते हैं। और वर्तनी का चयन कीजिए। ये वर्तनी का चयन करेंगे तो हस्तक्षेप हो जाएगा, हस्ताक्षेप। अशुद्ध वर्तनी हस्तक्षेप होता है, हस्ताक्षेप नहीं होता है। साधु सही है, सुनी सही है, संसारिक सही है। उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ पर शुद्ध छांटिए, तो शुद्ध क्या हो जाएगा, अभ्यस्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही वर्तनी का चयन करना है। अनुवति, श्रृंगार, ऑप्शन नंबर मातृभूमि और मुश्किल, तो ये क्या हो जाएगा, श्रृंगार जो है ना ये शुद्ध शब्द हो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आगे कह रहा है कि कवित्री ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि मानव मात्र में को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है, तो ये किससे संबंधित होते हैं, महात्मा से, महात्मा। उसके बाद से कह रहा है कि आजकल मानव अनुशासन के अभाव में निम्नलिखित में से ऊंची श्रृंखला
आती है, ये किससे संबंधित, उच्च श्रृंखला से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है कि उस कवित्री की कविता बहुत पसंद है की गई है। किससे संबंधित है, कवित्री से संबंधित है। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली है, तो ये श्रुति उसने समय ले ली। ये क्वेश्चन थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, व्याकरण यहाँ से कुछ अच्छा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि निम्न क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। क्रियापरक तो पक्ष जो होता है ना, परक व्याकरण कोटि चिन्हित है। उसके बाद से आगे ये सभी लोग देखेंगे। कह रहा है कि ये इस प्रकार का संबंध क्रियाओं से है, या क्रिया द्वारा समुचित कार्य पूर्णता और अमरता का संकेत है। जैसे वह गया जाता है, वह जा रहा है इत्यादि कारण का विशेष संबंध संज्ञा सर्वनाम रूपों से है। संज्ञा सर्वनामों में लिंग व्यापक रूप से मिलती है। हिंदी में यह रूपैतिक और चयनित रूपों से मिलती है, और चयन का सीधा संबंध संख्या से संबंधित है। लिंग मन और मगध मन मढ़ंत किससे संबंधित हो जाएगा, तो स्त्रीलिंग से संबंधित हो जाएगा। और स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द अहिंसा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किन्नर अंतरी और अपरिग्रह, तो किन्नर अंतरी और अपरि ये स्त्रीलिंग शब्द है। कह रहा है कि ये पुल्लिंग शब्द है। किन्नर पुल्लिंग शब्द है, अंतरी पुल्लिंग शब्द है, अपरिग्रह पुल्लिंग शब्द है, और अहिंसा जो है स्त्रीलिंग शब्द है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन की तरफ। ठठेरा का ठठेरिन, तो इसमें नहीं है, इधर है। ठठेरिन इधर है, देखिए कहाँ है। ऑप्शन नंबर सी है, ठठेरिन है। और विद्वान का विदुषी कहाँ दिखाई दे रहा है, विदुषी ऑप्शन नंबर ए में। और कह रहा है कि समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। सत्वक पुरुष, गमला और गुलाम। सत्वक ये समूहार्थक शब्द चिन्हित है। और समूहार्थक का चयन कीजिए। बेड़ा, समूहार्थक शब्द बेड़ा से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कि बेड़ा समूहार्थक शब्द है, जबकि जहाज, केवट, नाव एकल अर्थ का बोध कराते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। सदा बहुवचन में कौन सा, भक्ति सदा बहुवचन में प्राण प्रयोग होता है। ये शिशु पुस्तक भक्ति एक वचन वाले हैं। उसके बाद से इधर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। कमियाँ ढूंढी नहीं जाती, जो मिल जाती है। दिल बिखरता नहीं, हम दीवाना मिल जाते हैं। थोड़ा न दिखाई देने के बावजूद इसको हम लोग आगे स्क्रॉल करना पड़ रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, कह रहा है कि उस हृदय सा कोमल है कि मित्र को क्या वह अपने को भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। विपक्षी है, शत्रु है, प्रतिरोधी है, सहयोगी है, शत्रु को भी, अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। उसका हृदय इतना कोमल है कि वो अपने शत्रु को, अपने को छोड़िए ना, अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। वाक्यों का वर्गीकरण मूलतः कितने प्रकार से हुआ है। वाक्यों का वर्गीकरण मूलतः कितने प्रकार से हुआ है, बता सकते। 3 प्रकार होगा नहीं, वाक्यों का वर्गीकरण 2 प्रकार है। कह रहा है कि वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 दृष्टि से होता है। रचना स्वरूप की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। और रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सरल, जिसको साधारण कहते हैं, मिश्र और संयुक्त। तो सरल, संयुक्त, मिश्र ही होते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि अर्थ की दृष्टि से 8 भेद होते हैं। वाक्य के 8 भेद होते हैं। और विधि, निषेध, आज्ञा, प्रश्न, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, ये सभी इसके अंतर्गत हम लोग को देखने को मिलता है। इसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन की तरह।
यद्यपि मोहन धनी है, यद्यपि बहुत दुखी है। तो कह रहा है मिश्र वाक्य है, कह रहा है यद्यपि मोहन धनी है, यद्यपि बहुत दुखी है। तो ये क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य से संबंधित। यद्यपि मोहन धनी है, यद्यपि बहुत दुखी है। यद्यपि मोहन धनी है, यद्यपि बहुत दुखी है, इससे संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। तो कौन मिश्र वाक्य नहीं है, तो वो परिश्रम ही नहीं परन ईमानदार भी है। वो परिश्रम नहीं ईमानदार भी है। उसके बाद से कह रहा है कि आगे क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके तरफ चला जाए। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। कमायनी उच्च कोटि का काव्य है, माता पिता पूजनीय है और आपका भविष्य उज्जवल हो। और इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। तो इसके बाद से हम लोग देखेंगे माता पिता पूजनीय है और वाक्य शुद्ध है। इस वाक्य में पूजनीय शब्द के स्थान पर पूजनीय शब्द होता है। उसके बाद से कह रहा है कि लड़का को शुद्ध वाक्य को हमें लड़का युद्ध लड़ा जा रहा है, युद्ध हो रहा है, युद्ध किया जा रहा है, और युद्ध मचाया जा रहा है। तो ये युद्ध हो रहा है, युद्ध क्या हो रहा है, तो युद्ध हो रहा है। उसे समय ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कह रहे हैं कि जब वाक्य की गति अंतिम रूप से ले ले विचार के तार टूट जाए तो वहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए तो पूर्ण विराम चिन्ह का कह रहा है कि जब वाक्य की गति अंतिम रूप से ले और विचार को तार टूट जाए तो वहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से ले और विचार के तार टूट जाए वहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। शुद्ध वाक्य को चिन्हित करना है हमें। तो आप शायद घाटना के रहने वाले हैं, आप शायद घाटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना 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 के रहने वाले हैं, आप शायद ऑप्शन नंबर डी सही है। कह रहा है कि विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। निर्देशन विराम चिन्ह का प्रकार है। उपदेशक लाघव विवरण, तो ये लाघव विवरण भी है और उपदेशक ये लाघव ये विराम चिन्ह के प्रकार नहीं है। तो क्या हो जाएंगी ये आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आगे की तरफ हम लोग उंगली उठाना संबंधित हो जाएगा। दोष की दोष संकेत करना होता है, दोष की ओर संकेत करना। उंगली उठाना दोष की ओर दोष संकेत करना, उंगली उठाना दोष की ओर दोष संकेत करना, और उंगली उठाना दोष की ओर दोष संकेत करना। कह रहा है कि लोकपंक्ति और उनके अर्थ दिए गए हैं, उनमें से गलत अर्थ वाली लोकपंक्ति का चयन कीजिए। और ऑप्शन 3 बेर होना संगठित होना, 3 बेर होना और संगठित होना। तो ये क्या हो जाएगा, 3 बेर होना और संगठित होना ये गलत है। पर आगे ना था ना पीछे पगा बंधनहीन होना, 3 13 होना संगठित होना ये
तीन तेरह होना संगठित होना, तीन तेरह होना मतलब भाग जाना होता है। और एक टकसाला के ढाले हैं तो सब एक जैसे हैं। और आँख के अंधे और गांठ के पूरे मूर्ख लेकिन धनवान। तो तीन कह रहा है कि तीन बेर होना मतलब पंक्ति का अर्थ भाग जाना, वो न कि संगठित होना होता है। गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है, तो गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ किससे संबंधित होना है बताइए। गुलर का फूल होना मुहावरे का फूल की तरह खिलना ऐसा तो कोई बात नहीं है। और अति प्रसन्न होना ऐसा भी नहीं होना। दुर्लभ वस्तु होना हो सकता है। और सुगंधित होना तो ये भी नहीं है। दुर्लभ वस्तु होना, गुलर के फूल हो गए हो, कभी दिखाई नहीं देते हो, दुर्लभ हो गए हो, दुर्लभ वस्तु से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलेंगे खाला। खाला का घर का अर्थ हो जाएगा खाला का आसन काम और आसान काम। खाला का घर, तो खाला का घर किससे संबंधित हो जाएगा, आसान काम से संबंधित हो जाएगा। खाला का घर किससे संबंधित हो जाएगा, आसान काम से संबंधित हो जाएगा। खाला का घर आसान काम से संबंधित हो जाएगा। खाला का घर आसान काम से बहुत सहज या सुगम समझना किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये आसान काम से संबंधित हो जाएगा। और निम्न मुहावरे का अर्थ है, तो निम्न मुहावरे का अर्थ किससे संबंधित हो जाएगा, अंधेर नगरी का अर्थ हो जाएगा। अंधेर नगरी का अर्थ किससे संबंधित हो जाएगा, अन्याय की जगह होना। अंधेर नगरी का अर्थ से संबंधित हो जाएगा अन्याय की जगह होना। अन्याय की जगह किससे संबंधित हो, तो अन्याय की जगह किससे संबंधित हो जाएगा, तो अन्याय की जगह किससे, अंधेर नगरी का अर्थ हो जाएगा। और कह रहा है कि गंदला मलिन किस शब्द के प्रवाची है, तो गंदला मैला मलिन किस शब्द से संबंधित है, तो ये पंकिल से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि गंगा का परिवाची नहीं है। गंगा का परिवाची कौन सा शामिल नहीं है, बताइए गंगा का परिवाची कौन सा, कालिंदी। कालिंदी गंगा का परिवाची नहीं है। कालिंदी गंगा का परिवाची नहीं है, तो ये। उसके बाद से कह रहा है कि आगे क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा इसमें से कम दिखाई दे रहा है क्या। तीन लोक से मथुरा न्यारी, तो तीनों लोक से मथुरा न होना, सबसे निराला मधुर का बखान तीनों लोक में है और बहुत सुंदर मथुरा का होना। तो यहाँ पर सबसे निराला, तीनों लोक में मथुरा न्यारी, सबसे निराला ऑप्शन नंबर, इसका बी पर जाने का कष्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहे हैं कि कट जाना, आंखें चुरा लेना, ऐसा नहीं, शर्मिंदा हो जाना, कट जाना, शर्मिंदा हो जाना, कट जाना, शर्मिंदा हो जाना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर जाने का कष्ट कर जाना। कट जाना, शर्मिंदा हो जाना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 8 कनौजिया 9 चूल्हे, 8 कनौजिया 9 चूल्हे से किससे संबंधित है, अलगाव की स्थिति हो जाना। तो 8 कनौजिया 9 चूल्हे अलग की स्थिति हो जाना। अरे 8 कनौजिया, तो यहाँ पर 8 कनौजिया 9 चूल्हे अलग की स्थिति, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाना। उसके बाद से कह रहा है, कहने दो हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियाँ है, तो ऑप्शन नंबर 4, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियाँ है, तो ये 5 हो जाएगा। हिंदी भाषा कितनी विख्यात बोलियाँ है, तो ये 5 हिंदी भाषा की विख्यात 5 बोलियाँ है। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, तो ये कह रहा है कि मारवाड़ी, कोरवी, ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी हिंदी की प्रमुख 5 बोलियाँ हैं। मारवाड़ी, कोरवी, ब्रजभाषा, अवधी और भोजपुरी हिंदी की प्रमुख 5 भाषा है और हिंदी भाषा की 5 विख्यात बोलियाँ हैं। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणित ग्रंथ किससे संबंधित है, तो हिंदी भाषा का
प्रमाणित ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? मिथिलेश कुमारी राधा को कहते हैं, और सत्यभामा को कहते हैं, सीता को कहते हैं, द्रौपदी को कहते हैं। मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? तो मिथिलेश कुमारी ये सीता को कहते हैं। सीता मिथिलेश कुमारी किसको कहते हैं? मिथिलेश कुमारी सीता को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। सीता को और प्राची है, सीता है, वैदेही है, जानकी है, जनकसुता है, और राम प्रिया इत्यादि से जाना जाता है, और भूमिजा के नाम से भी जाना जाता है। अभ्यंतर का सही संद तो कह रहा है किसी वस्तु का बाहरी भाग अभ्यंतर होगा। अभ्यंतर किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किंकर का अर्थ किससे संबंधित होता है? तोता। किंकर शब्द का अर्थ होता है तोता। किंकर शब्द का अर्थ होता है तोता, ऑप्शन नंबर सी। और कीर शब्द का अर्थ तोता होता है। कीर के अन्य शब्द है बहेलिया, कश्मीर देश का एक नाम तथा कश्मीर का निवास भी होता है। उसके सकल किससे संबंधित? तो संपूर्ण से संबंधित हो जाएगा, टुकड़ा से संबंधित हो जाएगा, कल साहित्य से संबंधित हो जाएगा, आकृति से संबंधित हो जाएगा। तो ये जो सकल है ना, सकल ये टुकड़ा से संबंधित हो जाएगा। सकल शब्द का अर्थ टुकड़ा होता है, जबकि सकल का अर्थ संपूर्ण होता है। उसके बाद से कह रहा है कि असंकित का अर्थ है। तो असंकित का अर्थ क्या होता है? ये खाया हुआ। असंकित का अर्थ होता है खाया हुआ, ऑप्शन नंबर। उसके बाद से हिंदी कह रहा है कि हिंदी खड़ी बोली का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इससे अविकसित अन्य बोलियां भी है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी बोली, ब्रजभाषा। ये हिंदी खड़ी बोली विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इनसे विकसित अन्य बोलियां पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रजभाषा, ये पश्चिमी हिंदी से संबंधित। अतः शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? बता सकते हैं। अतः का हो जाएगा अतएव। अतः का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अतएव ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी। अतः ये अतः का समानार्थी शब्द। तो कह रहा है अत्युक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। तो अयुक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा? तो बढ़ा चढ़ा कर कहना हो जाएगा। अत्युक्ति का सर्वाधिक समानार्थी शब्द। उसके बाद से बढ़ा चढ़ा कर ही अत्युक्ति। उसके बाद से कि मीनाक्षी का अर्थ क्या होगा? तो मीनाक्षी का अर्थ किससे संबंधित हो जाएगा? ये मछली की तरह गोल आँखों वाली। तो मीनाक्षी का अर्थ किससे संबंधित हो जाएगा? मछली की तरह गोल आँखों वाली से संबंधित हो जाएगा मीनाक्षी। और कह रहा है कि कनक का शब्द किस भाषा परिवार से संबंधित है? द्रविड़ भाषा से संबंधित हो जाएगा। ये खड़ी बोली क्या हो रहा है? खड़ी बोली का प्रथम काव्य प्रिय प्रवास है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? अवधी भाषा से संबंधित हो जाएगा। ये पूर्वी हिंदी भाषा से संबंधित हो जाएगा ये छत्तीसगढ़ी। उसके बाद से आगे देखिए, कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं है? छत्तीसगढ़ी आती है कि मगही आती है, अवधी आती है, बघेली? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो ये पूर्वी हिंदी के छत्तीसगढ़ी आती है, अवधी भी आती है, बघेली भी आती है, मगही चुपिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर इंग्लिश वर्ड कुछ है, उसको हम देखेंगे। पृष्ठांकन का इंग्लिश अनुवाद होगा।
तो क्या हो जाएगा, एंडर्समेंट हो जाएगा पृष्ठांतर का अंग्रेजी वर्जन। एंडर्समेंट ये पृष्ठांतर का अंग्रेजी वर्जन है। उसके बाद से कह रहा है कि पृष्ठांतर इंटरवर्सन इनका संशोधित संशोधन का अमेंडमेंट हो जाएगा। और उसके बाद से सत्यापन का वेरिफिकेशन हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है कि अंग्रेजी अनुवाद का स्पेसिमेन हो जाएगा। और एफिडेविट का हिंदी अनुवाद होगा कि कहाँ हो जाएगा, शतपथ से संबंधित हो जाएगा। तो कहता है एफिडेविट का हिंदी अनुवाद होगा। तो एफिडेविट का हिंदी अनुवाद किससे संबंधित हो जाएगा, तो शतपथ से हो जाएगा। एफिडेविट का संबंध किससे संबंधित हो जाएगा, तो शतपथ से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो उसके बाद से एफिडेविट का हिंदी अनुवाद शतपथ होगा। और रिसोल्यूशन का प्रस्तावना से संबंधित हो जाएगा। एडजस्टमेंट का संयोजन से। और डिस्क्रिप्शन का संबंध विवरण से संबंधित हो जाएगा। वाक्य में प्रयुक्त लोग प्रत्यय का उचित शाब्दिक अर्थ हो जाएगा प्रेस प्लूट। और कह रहा है कि नया खून, तो नया खून किससे संबंधित हो जाएगा, रिफ्रेश और प्लूट, तो नया खून से संबंधित हो जाएगा। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू बीजेक कास्ट वर्ड आउट एट द मार्केट रेट किससे संबंधित हो जाएगा, बीजेक के अनुसार बाजार दर के हिसाब से लागत बैठी है उससे संबंधित हो जाएगा। अरेंजमेंट आर द बिंग एड टू द इंस्ट्रूमेंट टिमिडली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, इधर देख लेंगे ये किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जा सकती है, ऐसा उसके अंतर्गत है। ऑथोराइजेशन लेटर विथ एक्सपेंशन सिग्नेचर ऑफ द बिटरर। तो क्या इससे संबंधित ग्राहकों के न्यूनतम हस्ताक्षर वाला प्राधिकार पत्र। और भावयुक्त शब्द अनुपात चुनिए। और तो ओवरजॉयड किससे संबंधित हो जाएगा, तो मैं खुशी से ऊपर था। उसके बाद से आगे देख लेंगे द टेस्ट मी मोशन का हिंदी अनुवाद संबंधित है। तो टेस्ट मिशन का हिंदी अनुवाद किससे संबंधित हो जाएगा, तो आपसे प्रशासन शब्द से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद किससे संबंधित हो जाएगा, तो नोटिफिकेशन से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि अधिसूचना का अंग्रेजी वर्ड नोटिफिकेशन से संबंधित हो जाएगा। हिंदी साहित्य यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये हिंदी की आदि जननी किसको कहा जाता है, तो सब कोई जानता है, संस्कृत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ऊपर छापर देख लेंगे कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है, तो ये संयुक्त काल नहीं है, आधुनिक है, भक्ति रीति है। और उसके बाद से आगे चलिए ये सभी देख लेंगे। गुरु हो जाएंगे, वल्लभाचार्य हो जाएंगे। और ये सब साहित्य हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो किसको मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है तो नमोर सिंह को मिला 1971 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी किस भाषा से संबंधित है, तो हिंदी भाषा से संबंधित है। ये कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है, संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषा है उससे संबंधित है। सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2 भाषाओं में अधिक दिया जाता है। और उसके बाद से जूही की कली का, यह निराला जी की है जूही की कली। और इस प्रकार सूरज का सातवां धर्म में भारतीय का उपन्यास है। और कह रहा है कि मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।
इस क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।